गुड मॉर्निंग क्लास 10th। नेशनलिज्म इन इंडिया के इस सीरीज में मैं रत्नेश आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर चलें, आज के टॉपिक पे बात करें, मैं बात करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स पे, कुछ चीज़ों पे, मैं कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं दो टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बात करते हैं टैक्सेशन की। दुनिया में किसी भी देश को स्मूथली रन करने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, देश को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और सारी चीज़ें हैं, है ना, तो उसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो आर्थिक पक्ष की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है या संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो जनता के, पब्लिक के दिए गए पैसों से आता है, जिसे हम टैक्स कहते हैं। जब देश बन रहे थे, मोनार्कियल फॉर्म से राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा था, तो राजतंत्र के समय से लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन के इस नए दौर में जहाँ नेशन स्टेट का गठन हो रहा था, वैसे समय में भी मतलब तब से अब तक कुछ अगर नहीं बदला है तो वो टैक्स का सिस्टम। सभी शासकों ने अपने समय में लोगों से टैक्स लिया है। मुगल काल में जो अकबर था वो 1/3 टैक्स लेता था, टोटल प्रोड्यूस का 1/3 टैक्स लेता था। मुगलों में ही औरंगजेब टोटल प्रोड्यूस का 50% टैक्स लेता था। मुगलों के टाइम में ही जजिया कर लगाया गया था। बात करते हैं मराठों की, तो मराठों ने मराठा साम्राज्य के लोग थे, मराठा थे, वो चौथ वसूला करते थे। चौथ एक ऐसा टैक्स था, ये 1/4 हुआ करता था। आपका जो टोटल प्रोड्यूस है उसका 1/4 हुआ करता था। ये इसकी गारंटी थी कि अगर आप चौथ देते हैं मराठाओं को तो बाहरी आक्रमण से वो आपकी रक्षा करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद एक और टैक्स मराठाओं के द्वारा लिया जाता था जिसे सरदेशमुखी टैक्स कहा जाता है। वो एक कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक अधिकार मानते थे उस टैक्स को। मराठा साम्राज्य की अवधारणा के अनुरूप जो मराठा क्षेत्र में रहेंगे उनको ये टैक्स देना था, चाहे गैर मराठा हो या मराठा हो। तो शिवाजी के समय से ये टैक्सेशन का टैक्सेशन का ये प्रचलन शुरू हुआ था। लेकिन क्या हो जब गैर जरूरी चीज़ों पर जो टैक्स लगे या हर छोटी चीज़ पर अलग अलग से टैक्स लगाया जाए। टैक्स देश को चलाने के लिए होता है, लोगों की सहूलियत के आधार पर होता है। टैक्स इतना नहीं हो कि लोग देना बंद कर दे, क्रांति करने लगे, आंदोलन करने लगे। टैक्स का बोझ आवश्यकता से अधिक नहीं हो सकता है। फ्रांस की क्रांति इसका बेहतर उदाहरण है कि बढ़े हुए टैक्सों ने कैसे आंदोलन को जन्म दिया। टैक्स अगर सरकारें ठीक ठाक से लगाती हैं, अच्छे तरीके से जनता को ध्यान में रख करके लगाती हैं, तो वो टैक्स बेहतर टैक्स होता है, वो फ्रूटफुल होता है। लेकिन टैक्स जब शोषण का माध्यम बन जाता है या टैक्स के माध्यम से जब शासक वर्ग जनता का शोषण करने लगती है, तो यही टैक्स आंदोलन का बीज बनकर उभरता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या है? सॉल्ट टैक्स है, सॉल्ट का टैक्स है। ये टैक्स अंग्रेजों ने सॉल्ट पे लगा दिया था। ये स्पेशल कमोडिटी है। आप सोचिए कि नमक जितना ज़रूरी चीज़, नमक के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ये इतना स्पेशल कमोडिटी है कि इस पे टैक्स देना, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। आपके एक दिन की ज़रूरत बिना नमक के पूरी नहीं होगी। तो स्पेशल कमोडिटीज़ पे टैक्स लगाना ये तो वाजिब है ही नहीं। तो इससे पहले कि हम लोग बात करें दांडी मार्च की, हम लोग बात करेंगे गांधी के राष्ट्रवाद की। आखिर गांधी जी को क्या पड़ी थी दांडी की यात्रा करने की, नमक कानून तोड़ने की, सॉल्ट मार्च करने की, साबरमती से दांडी तक। गांधी का राष्ट्रवाद क्या था? क्या गांधी का राष्ट्रवाद बाकी राष्ट्रवाद से अलग था? तो इसका उत्तर यही है कि हाँ, गांधी का राष्ट्रवाद बाकी राष्ट्रवादों से अलग था। गांधी का राष्ट्रवाद मानवता पर आधारित राष्ट्रवाद था, नैतिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद था, अहिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद था, सत्य पर आधारित राष्ट्रवाद था। गांधी का राष्ट्रवाद कभी हिंसक नहीं हो सकता था। गांधी का राष्ट्रवाद समावेशी था। बाकी राष्ट्रवाद जो है, गांधी के अलावे का जो राष्ट्रवाद है,
वो राष्ट्रवाद या तो धार्मिक पहचान ओढ़े हुए था, या भाषायिक पहचान उसकी अपनी अभिव्यक्ति थी, या जातीयता के आधार पर, प्रांतीयता के आधार पर, या फिर क्षेत्रीयता के आधार पर। तो राष्ट्रवाद कई आवरणों में लिपटा हुआ है। दुनिया में जितने भी राष्ट्रवाद की परिकल्पनाएं की गई हैं, सबका अपना अपना आवरण है। ये दिगर बात है कि ये जो आवरण है वो छद्म आवरण हो सकता है, लेकिन बात हम गांधी के राष्ट्रवाद की कर रहे हैं। गांधी का राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद ही था। हाँ, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं कि समावेशी कुछ वर्गों के लिए था या देश के सारे वर्ग के लिए समावेशी राष्ट्रवाद था। तो ये विवाद का विषय हो सकता है, डिबेट और तर्क वितर्क का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि गांधी का राष्ट्रवाद जो था वो समावेशी राष्ट्रवाद था, अहिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद था, मानवता पर आधारित राष्ट्रवाद था। वो आपका, हमारा, हम सबका राष्ट्रवाद था। वो सबके लिए था, सबका था। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जिसका तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दांडी मार्च है। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहूँगा कि 10th में जो दांडी मार्च पढ़ना है वो उसमें बहुत कम कंटेंट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी बहुत कम कंटेंट प्रोवाइड कराता है, लेकिन मैं जो दांडी मार्च का कंटेंट लेकर के आया हूँ उसमें विस्तार से दांडी मार्च को समझाया जाएगा। कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा। आप अपने हिसाब से कंटेंट्स को चूज़ करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यह आपके लिए बेहतर है कि आप इसमें से अगर नोट्स निकालेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएगा। तो आते हैं हमारे पहले स्लाइड पे। वाई डिड गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? पहला प्रश्न ये है कि गांधी ने दांडी मार्च को स्टार्ट, क्या ज़रूरत पड़ी थी सॉल्ट सत्याग्रह करने का, नमक सत्याग्रह करने का, की ज़रूरत क्या थी? तो ब्रिटिश इम्पोज्ड सॉल्ट टैक्स, ये तो सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। अब ये गैर जरूरी चीज़ तो है नहीं कि इसके बिना कोई काम चल, रोज़ की आपके ज़िंदगी के रोज़ का हिस्सा है नमक। नमक के बिना आपका काम चलना ही नहीं है। तो हर आमो खास की ज़रूरत है नमक, और इस पर अगर टैक्स देना पड़ जाए तो सोचिए कि आपका जो पर्सनल बजट है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए ये अहम रखता है। मुझे नहीं पता है कि अंग्रेजों ने क्यों टैक्स, नमक जैसे चीज़ पे टैक्स क्यों लगाया, क्योंकि इन्हें तो बचा करके चलना चाहिए था, भारत में ज़्यादा दिन रहना था इन्हें। तो नमक जैसे चीज़ों पे टैक्स लगाना ये तो उनके ज़्यादा दिन तक शासन करने के लिए तो बेहतर नहीं था ये। तो इंडियंस वेयर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। पहले क्या था कि घरेलू स्तर पे, कुटीर उद्योगों में, लघु उद्योगों में, डोमेस्टिक तरीके से लोग बाजार से खरीदने की अपेक्षा लोग घर पे नमक तैयार करते थे। नमक का के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी। तो ये जो इसमें ये बहुत जनरल कमोडिटी था, रोज यूज होने वाला कमोडिटी था। लोग घर पे बनाते थे, घर पे यूज कर लेते थे, कोई पैसा नहीं लगता था। जब लोगों को पता चला कि सरकार ने नमक बनाने पर रोक लगा दी है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांधी जी ने लोगों के नब्ज को टटोला, समझे वो कि नमक ही एक माध्यम है जिसे लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। नमक को हथियार बनाया गांधी जी ने। यहाँ ऐसे तो उनका हथियार सत्य और अहिंसा तो था ही, लेकिन पहली बार एक प्रयोग के रूप में नमक को उन्होंने हथियार बनाया। और गांधी जी ने ज़रूरत को समझा, समय की मांग को समझा और नमक के आंदोलन को आगे लेकर आए। इवन पुअर पीपल हैड टू पे टैक्सेस, मतलब नमक पे जो कानून आया था, जो टैक्स आया था, ऐसे में मैंने किसी बड़े या छोटे वर्ग के लिए नहीं था, ये सबके लिए एक जैसा था। कम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी टैक्स देना ही था, ठीक है। और ये हम सभी जानते हैं कि नमक जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ है। इसको तो, इससे तो गुरेज नहीं है किसी को कि इसके बिना जीवन की रोजमर्रा के जीवन की, दैनंदिनी के जीवन की परिकल्पना असंभव है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब ये जो नमक, अब क्या था, सॉल्ट मार्च क्या था? तो देखिए, सॉल्ट मार्च जो था, नमक जो कानून था, वो गांधी जी ने इसलिए स्टार्ट किया था कि वो अंग्रेजों को एक मैसेज दे सके। सॉल्ट मार्च के माध्यम से गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। मतलब आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि नमक कानून का तोड़ा जाना
सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम कड़ी थी। नमक कानून का टूटना और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होना एक ही बात थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पहली कड़ी थी नमक कानून। तो ये जो आंदोलन था, ये सॉल्ट मार्च है, वो 12 मार्च को स्टार्ट होता है 1930 में। कहाँ से? तो गांधी जी जिस आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से ये आप यहाँ मैप में देख सकेंगे। ये जो है, यहाँ से आपका जो दांडी मार्च है वो स्टार्ट होता है। दांडी मार्च जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये है आपका साबरमती आश्रम। ये जो लोकेशन है साबरमती आश्रम का है, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ ये जो मार्च है, ये यहाँ दांडी पहुँचता है, और यहाँ पे पहुँच करके गांधी जी जो है वो समुद्र के जल से, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ इमेज में भी, बैकग्राउंड इमेज में आप देख पाएंगे गांधी जी नमक बनाते हुए, ये मार्च करते हुए बैकग्राउंड में आप इमेज देख पाएंगे। चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये आप देख पाएंगे, ये आपका रूट है, ठीक है। तो साबरमती से ये यात्रा शुरू होती है। 78 लोगों के, 78 वॉलंटियर के साथ ये यात्रा शुरू होती है। मात्र 78 लोग। गांधी जी आगे बढ़ते जाते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं। किसी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कुछ लोगों के साथ शुरू की गई यात्रा बढ़ते बढ़ते एक कारवां बन गई। गांधी जी आगे बढ़ते रहे। फिर से एक बार 1930 में स्टार्ट हुआ, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। जाना कहाँ था? दांडी जाना था, ठीक है। दांडी जो है गुजरात में भी है, साबरमती भी गुजरात में ही है। डिस्टेंस कितना था? 240 माइल्स का डिस्टेंस था, याद रखिएगा, 240 माइल्स का डिस्टेंस था, और ये किलोमीटर में 390 किलोमीटर, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं आपको, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ। कितने लोग थे? तो 78 लोग थे। कहां जाना था? तो दांडी गुजरात जाना था। दूरी कितनी थी? तो 240 माइल था, किलोमीटर में 390 किलोमीटर था। अगले स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब कितने दिनों तक ये यात्रा चली? तो नंबर ऑफ डेज वाज 24 डेज के लिए यात्रा चली, और बहुत सारे गांवों से होती गई ये यात्रा। गांधी जी बीच में रुकते गए, जहां भी रुकते लोगों को मोबिलाइज करते, स्पीचेस देते, लोगों को जोड़ते, समझाते कि नमक कानून को तोड़ना जरूरी क्यों है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एडवांटेज क्या है। तो इस तरीके से गांधी जी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे थे, और पूरा भारत मोबिलाइज होता जा रहा था, ठीक है। आपने देखा, 1000 ऑफ पीपल ज्वाइंट, गांधी गेव स्पीचेस अबाउट फ्रीडम। अब जहां भी गांधी जाते थे वो बताते थे कि सॉल्ट तो एकमात्र कानून है, सॉल्ट जैसे कई कानून भारतीयों पर लगाए जा सकते हैं अगर हम आंदोलन में नहीं उतरते हैं, अगर हम विद्रोह नहीं करते, अगर हम विरोध नहीं करते हैं, अगर हम पैसिव बने रहते हैं, तो नमक जैसे कई कानूनों का सामना भारतीयों को करना पड़ सकता है। और इस तरीके से लोग जो है गांधी के साथ जुड़ते जाते हैं, उनका कारवां बनता जाता है, ठीक है। एक बार फिर से, ये आपका साबरमती आश्रम का रूट है, और ये है दांडी। मतलब यात्रा यहाँ से शुरू होती है और दांडी तक पहुँचती है। आप मैप में लोकेट करने के लिए आएगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, यात्रा प्रारंभ होता है। हमने पढ़ा अभी तक यात्रा प्रारंभ हुआ, कितने लोगों के साथ कितने दिनों की यात्रा हुई, ठीक है। आगे आते हैं, गांधी की यात्रा पूरी कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने वॉलंटियर्स के साथ, ठीक है। गांधी पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, गांधी जी जो है एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, और यहीं से सॉल्ट लॉ जो है, नमक कानून जो है टूट जाता है। गांधी जी नमक बनाते हैं समुद्र के पानी से, ठीक है। ब्रॉक द ब्रिटिश सॉल्ट लॉ, यहाँ गांधी जी नमक बनाते हैं और पूरे भारत को ये मैसेज देते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, जो रिप्रेसिव कानून है, जो दमनकारी कानून है, उनको तोड़ना ही भारतीयों के लिए एकमात्र विकल्प रह गया है।
यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब क्या था, भारतीयों के लिए एकमात्र कार्य ये था कि जितने भी रिप्रेसिव लॉ है, जो जहां है वहीं उस कानून को तोड़े। ठीक है, दिस वाज द सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, है ना। इसमें ये अहिंसक आंदोलन था लेकिन इसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। इसने क्रांतिकारियों को जोड़ा, आम आदमी को जोड़ा, गृहस्थों को जोड़ा, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। तो नमक एक ऐसे मीडियम का काम करता है यहाँ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी वर्ग को परे नहीं रखा, एक्सक्लूड नहीं किया। तो इसे आप एक इंक्लूसिव मूवमेंट के रूप में देख सकते हैं। दांडी मार्च को एक इंक्लूसिव मूवमेंट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें सभी जातियों, सभी वर्गों का हित शामिल था और सभी वर्गों का सहयोग शामिल था इसमें। ठीक है, अब क्या है, पीसफुली ब्रेकिंग एन अनजस्ट लॉ, सिविल डिसोबीडियंस। अब ये क्या है कि देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो दांडी मार्च था वो बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस था। शांतिपूर्ण तरीके से नमक कानून को तोड़ा गया और इसी के साथ बिगिंस होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि दांडी मार्च सिर्फ दांडी मार्च नहीं था। दांडी मार्च वाज बिगिनिंग ऑफ, लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा, देखिए गांधी जी का आंदोलन था तो सविनय होना ही था, है ना। इसमें कोई हिंसा नहीं होनी थी, इसमें रिक्वेस्ट करना था, विनम्रता होनी थी इसमें। ठीक है, तो अवज्ञा का मतलब क्या होता है, अवहेलना, आज्ञा को नहीं मानना, इसको कहते हैं अवहेलना। तो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए हुए कानून था उसको नहीं मानना, यही अवज्ञा था। मतलब इस आंदोलन, हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे और आपके साथ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम हिंसक तरीके से अपनी बात नहीं मनवाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम सही हैं, हम सत्य हमारे पक्ष में है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आपने जो कानून बनाया है वो रिप्रेसिव है, दमनकारी है, शोषण करने वाला है और एक वर्ग, एक सामाजिक वर्ग या भारत के पूरे सामाजिक वर्गों के हित के खिलाफ में है, तो इसलिए इसकी अवज्ञा करना आवश्यक है। तो दांडी मार्च इज मार्क्ड एज लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो दांडी मार्च जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है, वो उसका उसी की एक शाखा है वो। ठीक है, दांडी के बाद क्या होता है, पीपल स्टार्ट मेकिंग सॉल्ट। अब पूरे देश में अलग अलग जगह पे लोग जो है नमक बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब लोग स्वदेशी अपनाने लगते हैं, विदेशी वस्तुओं का बॉन फायर किया जाता है, विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लगता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने से लोग मना कर देते हैं। अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग करना, टैक्स, आंदोलन शुरू हुआ था नमक के टैक्स को लेकर के, लेकिन भीड़ जो है, पब्लिक जो है एजिटेट होती है और किसी भी तरह के टैक्स को भरने से लोग मना करने लगते हैं और किसी भी कानून को मानने से मना करने लगते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक ही हिस्सा था वो सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जैसे कई ऐसे कानून थे जिसको तोड़ा जाना था, जिसकी अवज्ञा करनी थी। तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने टैक्स भरना बंद कर दिया, टैक्स पे करना बंद कर दिया। प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत में प्रोटेस्ट प्रारंभ हो गए, बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुआ। आगे चलते हैं, ब्रिटिश रिएक्शन। अब भाई हर एक्शन का रिएक्शन होता ही है। ब्रिटिशर्स को क्या लगा, ब्रिटिशर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसा माना, किस रूप में देखा। तो सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को, 1000 अरेस्टेड, हजारों लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। गांधी जी भी अरेस्ट हो गए। पुलिस यूज्ड फोर्स, है ना, ज्यादा से ज्यादा फोर्स का यूज करके, फिजिकल पावर का यूज करके लोगों को हैरेस किया गया। मूवमेंट कंटिन्यूड पीसफुली। अब इसके बावजूद जो है आंदोलन चलता रहा और इस आंदोलन को पहुंचना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक। आंदोलन, किसी भी देश में आंदोलन क्या है,
एक शाश्वत और सनातन यात्रा है, इटर्नल जर्नी है, उसे खत्म नहीं होना होता है। किसी भी देश की स्वतंत्रता का जो आंदोलन होता है वो सनातन होता है, शाश्वत होता है। उस आंदोलन को कैरी करने वाले लोग बदल सकते हैं, उस आंदोलन के झंडे को थामने वाले हाथ बदल सकते हैं। आंदोलन अपना दम नहीं तोड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी अपनी यात्रा पूरी करनी थी। वो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टेबल तक उसे पहुंचना था। लोग अरेस्ट होते थे, हुए। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री मांगे रखी और कहा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर से वो आंदोलन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ दांडी मार्च। मतलब दांडी मार्च का ही अगला लास्ट का जो टॉपिक है वो ये है कि इसका महत्व क्या था। तो सबसे पहले किसी भी मतलब दांडी मार्च तो दांडी मार्च अपने आप में सफल मार्च है, वो उसे किसी तरीके से असफल नहीं कह सकते हैं। गांधी जी ने कानून तोड़ा और शॉर्ट लॉ का कोई अर्थ नहीं रह गया। पूरे भारत में बड़े पैमाने पर नमक कानून को तोड़ा गया और इसके साथ ही, नमक के साथ ही हर तरह का टैक्स देने से इनकार किया गया। तो नमक एक माध्यम बना जिसने स्वतंत्रता की जो प्रज्वलित अग्नि थी उसमें एक बहुत बड़ी आहुति दी गई। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि यूनाइटेड पीपल, ये सॉल्ट ने, दांडी मार्च ने लोगों को जोड़ा। ना सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे भारत में लोग जो है एजिटेटेड हुए, आंदोलित हुए और देश में लोगों ने गांधी के आह्वान पर कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए। सोव्ड पावर ऑफ नॉन वायलेंस। और एक सबसे बड़ी बात थी कि एक नॉन वायलेंस मूवमेंट ने पूरे भारत को एक कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने कौन थे? हमारे सामने एक साम्राज्यवादी ताकत थी और उस साम्राज्यवादी ताकत के आगे कौन खड़ा था? हाफ नेक्ड फकीर। विंस्टन चर्चिल ने गांधी के बारे में कहा था कि यह हाफ नेक्ड फकीर है जिसके एक हाथ में लाठी है। उस व्यक्ति ने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने का काम किया। ठीक है, आगे क्या है? गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन। अब ये सॉल्ट मार्च जो है भारत तक सीमित नहीं था, गुजरात तक। ये सॉल्ट मार्च जो है, ये दांडी की जो यात्रा थी वो साबरमती से लेकर और दांडी तक की यात्रा नहीं थी। ये सांकेतिक रूप से भारत से इंग्लैंड तक और पूरे विश्व तक की यात्रा थी, जिसने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया कि दुनिया में जब कभी कोई दमनकारी कानून बनेगा तो पब्लिक, जनता उस कानून को हमेशा खत्म करने के लिए तत्पर रहेगी। ठीक है, अब ये जो है ये लेड टू द गांधी इरविन पैक्ट। अब ये जो सॉल्ट मार्च है, दांडी मार्च है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आप कह सकते हैं कि सारी घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, वो गांधी इरविन पैक्ट जो था, वो उसके बीच जो है वो सॉल्ट मार्च में छुपे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में छुपे थे। तो इस तरीके से आज का आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मैं रत्नेश कल फिर से लेकर के आऊँगा एक नया टॉपिक इसी चैप्टर के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।